शुरुआत होती है। मीना चूल्हे के पास बैठी है। वो अंगारों में फूंक मार रही है ताकि आग जल उठे। धुएं से उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। फिर भी वो चुपचाप अपना काम करती रहती है। बीच बीच में वो झोपड़ी के दरवाजे की ओर देखती है। उसकी आंखों में चिंता भी है और ममता भी। उसी समय अंदर वाले छोटे से कमरे से चिंटू बाहर आता है। वो दुबला पतला और छोटे कद का लड़का है। उसका शरीर तो छोटा है, लेकिन उसके पैर बहुत बड़े हैं। उसके पैर लगभग 18 इंच लंबे हैं। चिंटू एक कदम आगे बढ़ाता है तो उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हर कदम उसके लिए किसी बड़े काम जैसा लगता है। फिर भी वो धीरे धीरे चलकर अपनी माँ की ओर बढ़ता है और मीना उसे प्यार और चिंता से देखती रहती है। अरे बेटा चिंटू, इतनी जल्दी क्यों उठ गया? आज तो तुम्हारे स्कूल की छुट्टी है ना? तुमने कहा था कल पैरों में दर्द था, थोड़ा आराम कर लेते ना बेटा। नहीं माँ, मुझे तो मंदिर वाले पहाड़ की चोटी तक जाना है। टीचर ने कहा था कि जो सबसे पहले सूरज देखता है उसका दिमाग सबसे तेज चलता है और मैं किसी से पीछे नहीं रहना चाहता। पर बेटा, पहाड़ों में जाने का रास्ता बहुत पथरीला है और वहाँ से गए तो तुम्हें चोट भी लग सकती है। तुम कहो तो क्या मैं यहीं खेतों में तुम्हारे लिए सूरज देखने की जगह बना दूं? माँ, अगर मैं आज घर में छुप गया तो कल जब बड़े सपने देखूंगा तो उन्हें कैसे पूरा करूंगा? दादाजी कहते हैं कि भगवान ने मुझे बड़ा बनाया है तो मेरी मंजिलें भी बड़ी होंगी। मीना चिंटू की हिम्मत देखकर भावुक हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तैयार होकर चिंटू बाहर की ओर चलता है। उसकी चाल थोड़ी लड़खड़ाती है, लेकिन उसके चेहरे पर गर्व है। वो धीरे धीरे घर से बाहर निकल जाता है। गांव की चौपाल पर कुछ लोग सरपंच के साथ हैं। कोई गरम चाय पी रहा है, कोई अखबार पढ़ रहा है और कुछ लोग नाश्ता कर रहे हैं। तभी चिंटू वहाँ से गुजरता है। उसे देखते ही वहाँ का माहौल बदल जाता है। लोग चुप हो जाते हैं, लेकिन उनके चेहरों पर हल्की सी हंसी और मजाक साफ दिखाई देती है। देखो, आ गया ये बड़े पैरों वाला। जब भी इसे देखते हैं दिन खराब हो जाता है। ये एक न एक दिन गांव में कोई मुसीबत ला देगा। सही कहते हो तुम। इसके पैरों को तो देखकर लगता है कि किसी शैतान के हैं। चिंटू समझ जाता है कि लोग उसके पीछे बातें कर रहे हैं और थोड़ा तेज चलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और वो लड़खड़ा कर नीचे गिर पड़ता है। चिंटू धीरे धीरे उठता है और सामने देखता है तो पाता है कि अंकित अपने कुछ साथियों के साथ ठीक उसके सामने खड़ा है। अंकित उसी की उम्र का है, लेकिन गांव में वो बच्चों को तंग करता है। ओए चिंटू, कहाँ जा रहा है तू? कहीं पहाड़ के ऊपर वाले मंदिर तो नहीं? अंकित प्लीज मुझे जाने दो, देर हो रही है। कैसे जाएगा? दौड़ के? इन पैरों से जो हमारे क्रिकेट के बैट से भी बड़ी है। अंकित के साथ खड़े बाकी लड़के हंसने लगते हैं। वे जानते हैं कि चिंटू मुश्किल से ही दौड़ पाता है। मैं दौड़ने के लिए नहीं, चलने के लिए पैदा हुआ हूँ। अंकित उसे धक्का देता है। चिंटू जोर से गिर जाता है। उसके भारी पैरों का जमीन से टकराने की आवाज बड़ी तेज आती है। अंकित अपने दोस्तों के साथ हंसता है और चिंटू को रोते हुए वहीं छोड़ देता है। अगले दिन चिंटू अपने स्कूल में है। हम देखते हैं कि अंकित भी उसी कक्षा में पढ़ता है। टीचर ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं। चिंटू पिछली बेंच पर बैठा है। बाकी बच्चे धीरे धीरे बातें करते हैं। बच्चों, आज हम साइंस पढ़ेंगे। आज का विषय है एडेप्टेशन, मतलब कैसे कुदरत ने हर जीव को उसके माहौल के हिसाब से बनाया है। जैसे ऊंट के पांव गद्देदार होते हैं ताकि वो रेत में ना धंसे। अंकित चिंटू का मजाक उड़ाते हुए खड़ा हो जाता है। सर, इसका मतलब क्या कुदरत ने चिंटू को दलदल में रहने के लिए बनाया है? इसके पाँव तो ऊंट से भी बड़े हैं। कक्षा के सभी बच्चे चिंटू पर हंसने लगते हैं। टीचर उन्हें चुप कराते हैं और अंकित को डांटते हैं। अंकित, तुम्हारी ये मजाक करने की आदत तुम्हें एक दिन महंगी पड़ेगी। चिंटू बेटा, तुम घबराना मत। याद रखना, कभी कभी जो हमें कमी लगती है वही हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। बस तुम्हें सही मौके का इंतजार करना है।
चिंटू सिर उठाकर टीचर की ओर देखता है। उसकी नजर टीचर के पीछे बने ऊंट के चित्र पर पड़ती है। फिर वो अपने पैरों की ओर देखने लगता है और दुखी हो जाता है। शाम को चिंटू के पिता रमेश काम से लौटते हैं। बाहर बारिश हो रही है, इसलिए वो पूरी तरह भीग गए हैं। उनका चेहरा चिंतित दिखाई देता है। अरे, ये कैसे हो गया? आप ठीक तो है ना? मैं आपके लिए पानी गर्म करती हूँ और दूसरे कपड़े लेकर आती हूँ। मैं ठीक हूँ, बस बारिश की वजह से भीग गया। मीना कमरे के अंदर कपड़े लेने चली जाती है। थोड़ी देर बाद रमेश चारपाई पर बैठते हैं। वो अभी भी चिंतित दिखाई देते हैं और उनका चेहरा उदास है। मीना ये देखती है और पास जाकर उनसे पूछती है, अरे क्या हो गया? जब से घर आए हो थोड़ी टेंशन में लग रहे हो, कोई परेशानी है क्या? अरे क्या बताऊं, नदी का स्तर बढ़ रहा है, पहाड़ों पर बहुत बारिश हुई है, गांव की नर्म मिट्टी अब धंसने लगी है। अगर बारिश नहीं रुकी तो खेत तबाह हो जाएंगे। पिताजी, क्या मैं भी आपके साथ खेतों में काम कर सकता हूँ? नहीं बेटा, ये काम तुम्हारा नहीं है और वहाँ मिट्टी भी बहुत नर्म है। तुम अच्छे से स्कूल जाओ और घर पर अपनी माँ की भी मदद करो। चिंटू अपना सिर झुकाकर हाँ में हिलाता है। वो उदास महसूस करता है और कमरे के अंदर चला जाता है। इसके बाद रमेश और मीना चुपचाप बैठते हैं। अगली सुबह आसमान में अभी भी अंधेरा है। पिछली रात का तूफान शांत हो गया है, लेकिन उसने जमीन को खतरनाक बना दिया है। नदी अपने उच्च स्तर पर बह रही है और उसमें कीचड़ मिल गया है। अंकित और उसके कुछ दोस्त उस दलदल के पास खेल रहे होते हैं। अच्छा, चलो हम एक नया खेल खेलते हैं। कैसा खेल? जो उस पुल के उस तरफ के खंबे को छूकर वापस आएगा वही जीतेगा। पर वहाँ पर तो जमीन पर दलदल दिख रहा है, क्या ये सही होगा? इसलिए तो कह रहा हूँ, ये हिम्मत का खेल है। अंकित खंबे की तरफ दौड़ता है। वो हल्का और तेज है। वो खंबे तक पहुँचता है, एक बार छूता है और पीछे मुड़कर खुश होकर चिल्लाता है। लेकिन जब वो पहला कदम बढ़ाता है तो उसे जमीन ठोस नहीं लगती, बल्कि ऐसा लगता है जैसे खाली जगह हो। उसका दाहिना पैर घुटनों तक धंस जाता है और वो तुरंत घबरा जाता है। अरे बचाओ, मैं फंस गया हूँ। वो अपना पैर बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन इससे उसका बायां पैर और भी गहराई में धंस जाता है। जितना अधिक वो संघर्ष करता है, कुछ ही देर में उसका शरीर कमर तक दलदल में धंस जाता है। उसके दोनों दोस्त गांव की तरफ दौड़ते हैं। दौड़ते हुए वो दोनों गांव पहुंचते हैं। अरे बचाओ, बचाओ, अरे बचाओ, बचाओ। रमेश, सरपंच और बाकी गांव वाले उन्हें रोते हुए देखते हैं। अरे क्या हो गया बेटा, क्यों भागे आ रहे हो? सरपंच जी, अंकित वहाँ पुल के उस पार दलदल में डूब रहा है। कैसे? उसने बोला था कि जो पुल के उस पार के खंबे को छूकर आएगा वही जीतेगा, और वो पहले चला गया और उसके पैर दलदल पर पड़ गए। रमेश और सरपंच एक दूसरे की ओर देखते हैं, सहमति में सिर हिलाते हैं और दोनों दोस्तों के साथ वहां से चले जाते हैं। सरपंच और रमेश दोनों लड़कों के साथ वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि अंकित दलदल में धंस रहा है। वो अपने सीने के ठीक नीचे तक धंस चुका है। जैसे ही रमेश अंकित को पकड़ने के लिए कदम बढ़ाने वाले होते हैं, रुक जाओ, आगे मत जाना, ये पूरी जगह दलदल में बदल चुकी है। पर सरपंच जी, ऐसे तो वो डूब जाएगा। क्या हम किसी रस्सी या लकड़ी से उसकी मदद नहीं कर सकते? सरपंच जी चारों ओर देखते हैं और पास में एक बरगद का पेड़ देखते हैं। वो रमेश की ओर इशारा करते हैं कि पेड़ की तरफ जाएं। रमेश जल्दी से दौड़ता है, पेड़ से कुछ लटकी हुई जड़ें निकालता है, आगे बढ़ता है और उन्हें अंकित की ओर फेंकता है। अंकित उनसे दूर है और जड़ें उससे 2 फीट की दूरी पर गिरती है। अंकित के लिए अब सांस लेना मुश्किल हो रहा है। उसकी छाती पर दबाव उसके सांस को रोक रहा है। इसी बीच चिंटू नदी की तरफ जाने वाली गली से गुजर रहा है। वो लोगों की चीखें सुनता है। ये सुनकर
वो उस जगह की ओर दौड़ पड़ता है। उसके बड़े पैरों की वजह से कदम अटपटा पड़ते हैं, लेकिन दर्द की परवाह किए बिना वो लगातार दौड़ता रहता है। चिंटू उस जगह पहुंचता है। वो अंकित को देखता है। वो कीचड़ में पड़ी रस्सी देखता है। वो वहां मौजूद लोगों के डरते हुए चेहरे भी देखता है। पिताजी, ये क्या? अंकित खेल के चक्कर में दलदल में फंस गया है और अब मैं इसे बाहर नहीं निकाल पा रहा। चिंटू तुरंत याद करता है कि टीचर ने क्या कहा था। जो हमें कभी कमी लगती है वो हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है, बस तुम्हें सही मौके का इंतजार करना है। चिंटू गहरी सांस लेता है और फिर पिताजी, मैं जाऊंगा अंकित को बचाने। चिंटू नहीं, तुम्हारा वजन सबसे ज्यादा है, तुम उसकी वजह से एक पल में डूब जाओगे। नहीं पिताजी, मेरे पाँव बड़े हैं और इसी वजह से मेरा वजन फैल जाएगा। हमारे टीचर ने हमें ये बताया था। रमेश और सरपंच एक दूसरे की ओर देखते हैं और जैसे ही वे रोकने वाले होते हैं, चिंटू जल्दी से और उस जगह पहुंच जाता है जहां अंकित फंसा है। वो पहले थोड़ी देर हिचकिचाता है, फिर गहरी सांस लेकर गीली कीचड़ पर कदम रखता है, लेकिन चिंटू उसमें नहीं धंसता। भीड़ में खड़े सभी लोग चुप हो जाते हैं। उसके बड़े पैरों की वजह से उसका वजन फैल जाता है, जिससे वो कीचड़ में डूबता नहीं है। वो आगे दूसरा कदम बढ़ाता है। चमत्कार हो गया, ये तो दलदल के ऊपर तैर रहा है। बेटा संभल कर, आराम से। चिंटू उनकी ओर देखता है और सहमति में सिर हिलाता है। अंकित, मेरी तरफ देखो, हिलना मत। धीरे धीरे मुझे अपना हाथ दो। अंकित चिंटू की ओर देखता है और धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाता है। चिंटू अंकित का हाथ पकड़ता है और उसे खींचता है। चिंटू अपने शरीर को पीछे झुकाता है और अपनी बड़ी एड़ियों को कीचड़ में टिकाता है। दलदल का दबाव बहुत ज्यादा है, फिर भी वो सारी ताकत लगाकर अंकित को खींचता है। कुछ देर बाद अंकित की छाती दलदल से बाहर निकलती है और फिर थोड़ा और। जैसे ही चिंटू उसे किनारे की ओर खींचता है, सरपंच और रमेश जल्दी से चिंटू को पकड़ते हैं और मिलकर अंकित को बाहर निकालते हैं। लंबे संघर्ष के बाद वे उसे दलदल से बचा लेते हैं। अंकित किनारे पर बैठ जाता है, थका हुआ और कमजोर महसूस कर रहा होता है। बेटा। रमेश चिंटू को जोर से गले लगाते हैं। बेटा, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें क्या कुछ नहीं कहा। आज अगर तुम्हारे ये पाँव ना होते तो ये बच्चा नहीं बच पाता। अंकित की आंखें आंसुओं से भरी है। वो ऊपर देखता है और चिंटू की ओर देखकर कहता है, तूने मेरी जान बचाई और मैंने तेरा हमेशा मजाक उड़ाया। आज से मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा और हमेशा तेरी मदद करूँगा। सरपंच वहाँ इकट्ठे सभी गांव वालों की ओर देखते हैं। हमने इंसान को उसके रूप से परखने की गलती की। आज इस बच्चे ने हमें इंसानियत की सबसे बड़ी सीख दी है। वहाँ मौजूद सभी लोग सहमति में सिर हिलाते हैं और सबकी नजरें चिंटू पर टिक जाती हैं। रात को चिंटू और रमेश घर लौटते हैं। चिंटू के कपड़े कीचड़ से पूरी तरह गंदे हो गए हैं, लेकिन उसकी माँ उसे गले लगाने में हिचकिचाती नहीं है। हम देखते हैं कि उसके टीचर भी उसे कुछ लेकर स्वागत करने के लिए वहाँ मौजूद हैं। वो चिंटू के सामने घुटने टेकते हैं और तो चिंटू, तुमने जो किया वो सिर्फ हिम्मत नहीं, दिमाग का काम भी था। तुमने साइंस को जीवन में इस्तेमाल किया। चिंटू सहमति में सिर हिलाता है और अपने टीचर की ओर मुस्कुराता है। सर, मुझे डर था कि इसके पाँव इसका बोझ बनेंगे, पर आज समझ में आया कि ये तो इसकी उड़ान है। बिल्कुल, और इस उड़ान को कायम रखने के लिए मैं कुछ लेकर भी आया हूँ। टीचर बॉक्स पर थपथपाते हैं, चिंटू की ओर देखते हैं और उसे आगे बढ़कर खोलने का इशारा करते हैं। चिंटू बॉक्स खोलता है और पाता है कि गांव के मोची ने उसके लिए खास तौर पर बनाए हुए जूते दिए हैं। वो तुरंत खुश हो जाता है। अगले दिन चिंटू अपने नए जूतों में स्कूल की तरफ जाता है। उसके चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान है। कुछ ही देर में अंकित और बाकी लड़के उसके रास्ते में शामिल हो जाते हैं और सभी साथ में स्कूल की ओर चलते हैं। कक्षा में चिंटू और अंकित एक ही बेंच पर बैठते हैं। अंकित उससे बातें करता है।
आज स्कूल के बाद हम नदी के उस पार जाएंगे, पर इस बार रास्ता तुम बताना। हाँ जरूर, पर पहले पढ़ाई तो कर ले। वे दोनों एक दूसरे को हाई फाइव देते हैं और इसी के साथ हमारी कहानी समाप्त